ब्रेकफास्ट में क्या है आज? बॉइल्ड एग, ब्रेड, बटर और बिली। तो मैं और कोई जगह नहीं मिलती सोने के लिए। हाँ भाई। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:45 और हमारा हो रहा है ब्रेकफास्ट। जब दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगा हो ना तो यही हाल हो जाते हैं कि टाइम का शेड्यूल कभी ऊपर कभी नीचे। एनीवेज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। आज गुड्डा की थोड़ी सी तबीयत खराब है। हमेशा की तरह कुछ ना कुछ बच ही जाता है। मैंने सोचा था इस बार ग्रुप में कैंपिंग हो रही है तो मेरी लगभग सारी ग्रोसरी खत्म हो जाएगी, सारा मिल्क खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं। वो बोलते हैं ना, जैसा सोचते हैं ऐसा होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ कमी या गड़बड़ हो ही जाती है। तो वही हुआ इस बार अपने साथ। अपनी काफी सारी ग्रोसरी बच गई। 2-3 दिन हो गए इसको ऐसे रखे हुए, थोड़ी स्मेल सी आ रही है। तो नया चॉपिंग बोर्ड, इसके ऊपर भी स्क्रैच पड़ गए चॉपिंग करने में। ये क्या है मेरे भाई? ओके, नींबू सड़ गया है तभी स्मेल आ रही है बहुत अच्छी वाली। बोलते हैं ना, अगर नींबू काला या लाल हो जाए तो गड़बड़ है, लेकिन ये हरा और सफेद हुआ है। बाकी अपना मिल्क बच गया 3 पैकेट। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पैकेट बच गए और मैं लेके गया था 25। तो देख लो 2 दिन में कितने हमारे खर्च हो गए। सूखा सामान है तो गड़बड़ होने वाली नहीं है। तो पहले मैंने ये वाले कंटेनर बॉक्स लिए थे जिसके अंदर मैंने सारा ग्रोसरी और अपने कपड़े कैरी किए थे कैंपर वैन के अंदर। और ये अपना हो गया आइस बॉक्स जो किसी काम का नहीं है। जब कभी भी हम लोग इनोवेटिव आइडियाज अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कोई ना कोई गड़बड़ होती है और खर्चा करते हैं। तो कभी कभी सक्सेसफुली काम करता है फ्यूचर में, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो अभी जो ये कंटेनर बॉक्स है ये मेरे किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि काफ़ी चेंजेस भी करते हैं हमने अपनी मॉडिफिकेशन के अंदर जो कैंपर वैन है। और उसके बाद सिर्फ एक बॉक्स काम आता है, वो भी ओनली फॉर ग्रोसरी के लिए। अदरवाइज बाकी जो बॉक्सेस है वो सब वेस्ट हो गए। अब इनको घर के कामों में यूज़ ले लेंगे, वरना फेंकना तो बेकार है। तो आते हैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर कि अपना ये ग्रुप कैंपिंग का ट्रिप कैसा रहा इस बार। सच बताऊं, अगर मैं एक नॉन व्लॉगर होता बाकी लोगों की तरह और मैं सिर्फ ट्रिप करने जा रहा होता और फैमिलीज होती मेरे साथ, गुड्डा शूट कर रहे थे यार। अरे ठीक है, ये कह रहे हैं मुझे भी जाना अगली बार। अच्छा ठीक है, ले चलूंगा। तो यही है कि अगर मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊं, बच्चों के साथ जाऊं एज अ नॉन व्लॉगर, तो मेरे लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये मानेगी नहीं। अच्छा ठीक है, मेरे लिए ये। अरे क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, पापा काम नहीं करे? हाँ, तो मैं कहा था हाँ कि अगर मैं नॉन व्लॉगर हूँ और मैं सिर्फ एज अ ट्रैवलर के तौर पे मैं ट्रिप कर रहा हूँ, तो भाई साहब मेरे लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। मैं अपने फैमिली के साथ जा रहा हूँ, बच्चों को लेके जा रहा हूँ। वहाँ पे और भी फैमिलीज आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो उनके साथ ना इंटरेक्शन लेवल बढ़ रहा है। और फ्यूचर में बच्चों के लिए ये सबसे बेस्ट प्लेस है कि वो कुछ ना कुछ सीखते हैं देख के। एक दूसरे की जो नॉलेज होती है वो शेयर होती है, और भी बच्चे आते हैं तो वो एक दूसरे से बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, गेम्स खेलते हैं। तो बच्चों की एक्टिविटी बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाती है। तो इस तरीके की ग्रुप कैंपिंग करना नॉन व्लॉगर के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप के साथ जुड़ के आराम से ट्रैवल करो, आपको मज़ा आ जाएगा, आपको अकेलापन फील नहीं होगा यहाँ पर। और खाने की बात है कि जब इस तरीके से ग्रुप में मिलते हैं तो हर कोई अपना डिश बनाने में एक्सपर्ट होता है। तो कोई अपने हाथ का कुछ बना के खिलाता है, कोई अपने हाथ का कुछ बना के खिलाता है। तो आपको ना नई नई वेराइटीज, आपको नए नए टेस्ट खाने के लिए मिल जाते हैं। और दूसरी चीज़, जैसे कि यार हम लोग कुकिंग भी कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ शेयर होके खा लेते हैं। मेन है यहाँ पे शेयरिंग, जो एक छोटा सा वर्ड है लेकिन उसमें ना बहुत बड़ी बात छुपी है, शेयरिंग और केयरिंग। तो यहाँ पे वो सब कुछ होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नहीं यार आ गए अब चले जाओ। यहाँ पे सबको इक्वल माना जाता है, रुतबा हो चाहे कितना भी अमीर हो चाहे गरीब हो, सब साइड में रख के सब इक्वल कैंपिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो उस चीज़ के लिए ये ग्रुप सबसे बेस्ट है। और अगर व्लॉगर हूँ मैं तो भाई साहब मेरे लिए सिर्फ एक दिन का कंटेंट है और उसके बाद बाकी जो रेस्ट ऑफ डेज है
मैं पकने वाला हूँ। मेरे लिए वो 2 दिन बर्बाद होने वाले हैं, क्योंकि एक दिन में वो सारी चीज़ें हो जाएंगी जो रेस्ट ऑफ डेज चलेंगी। तो उसी में ही वही रहेगा कि अपना शूट कर लिया, दिखा लिया, एक दूसरे की कैंपर में शूट कर ली, वही खाना बना लिया और वही एक दूसरे के साथ बातचीत हो गई। तो वही रेगुलर चलता रहेगा। और दूसरी चीज़, जब हम लोग कैमरा उठाते हैं, हम तो हैं भैया कैमरे के एडिक्टेड थोड़े बहुत हो चुके हैं, लेकिन अगर कोई नया बंदा जब आता है जिसकी तरफ हम लोग कैमरा उठाते हैं, तो आई डोंट नो कि वो इतना कन्वीनियंट है कैमरे के साथ और क्या उसे अच्छा लग रहा है, क्या वो चाह रहा है अंदर से कि ये हमें शूट करें। तो वो सारी चीज़ें आती है, वो हेजिटेट होके बोल नहीं पाएगा, आप उससे पूछ नहीं पाओगे, तो वो कहीं ना कहीं फिर यार दिक्कत क्रिएट होती है। तो एज अ व्लॉगर के लिए ये ग्रुप कैंपिंग मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप व्लॉगर हो, सोच रहे हो कि मैं व्लॉग शूट कर लूँगा, एक दिन शूट कर लोगे, दूसरे दिन ख़त्म। और अगर आप एज अ ट्रैवलर के तौर पे सोच रहे हो, तो भाई साहब इससे बेस्ट प्लेस नहीं है। आप जाओ, इंजॉय करो, ग्रुप में मिलो नए नए लोगों से और अपने ट्रिप को इंजॉय करो। अब काफ़ी दिन से कमेंट आ रहे हैं कि सैम भाई आप बाइक से ट्रिप कब करोगे यार, ये कैंपिंग वैन में ये मतलब आप लोगों को इतना कुछ खास नहीं लग रहा है, कब करोगे। और बिल्ली भी यही पूछ रहा है कि कब करोगे आप ये बाइक पे ट्रिप। यार देखो, अभी जो अपना हाथ है ना, मैं क्लच वगैरह सब कुछ दबा पा रहा हूँ और रेस भी दे रहा हूँ, बाइक चला लूँगा। लेकिन जब आती है वेट, वजन संभालने वाली बात, तो बाइक को राइड करना एक कोई बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन बाइक के साथ ट्रैवल करना एक बहुत बड़ा टास्क है। एंड गाइस कि हम लोग कितना लगेज कैरी करके चलते हैं, क्योंकि अपन कैंपिंग करते हैं, वो आप लोगों को पता है। और उस लेवल की कैंपिंग, उससे नीचे कैंपिंग करना, मैं उससे अच्छा तो फिर मैं अपना होटल में रुक जाऊंगा। तो उतना सामान लगेज लेके जाना हिमालयन पे, एक तो वो ऑलरेडी हैवी है, फिर उसके बाद पैनियर्स लग जाते हैं और हैवी हो जाएगी, और फिर अपना लगेज, तो उसको बैलेंस, अभी मेरा हाथ जो है वो वेट नहीं संभाल पा रहा है। मैं क्लच वगैरह हर चीज़ बिल्कुल बढ़िया से कर पा रहा हूँ, ओके। लेकिन जब वज़न उठाने की बारी आ रही है, तो अभी मैक्स टू मैक्स मैं 2 kg वेट इससे लिफ्ट कर पा रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर मैं हिमालयन को टर्न लेता हूँ एंड ऑफ रोड पे चलाऊंगा, तो बाइक को संभालना पड़ता है, और उस टाइम पे अगर ज़्यादा प्रेशर आया तो कहीं ना कहीं हाथ में दिक्कत आ जाएगी। तो देखते हैं अपने अंदर की विल पावर कब बूस्टअप होती है और हम लोग कब बाइक पे बैठते हैं और निकल पड़ते हैं एडवेंचर करने के लिए। तो आज के व्लॉग में मैं सिर्फ आपके साथ ये बातें शेयर कर रहा हूँ एक जगह बैठकर, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, बाहर कहीं जा नहीं सकते हैं, कुछ एक्टिविटी कर नहीं सकते हैं, जो पेंडिंग काम पड़े वो भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो मेरे साथ ये चीज़ें चल रही है, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अब आते हैं बात की मैंने इसका क्या सोल्यूशन निकाला था, कि मैंने सोचा था कि मैं स्कूटी ले लेता हूँ, जैसे कि अपेरिलिया SXR 160 हम लोग टेस्ट राइड लेने गए थे, वो मुझे ठीक लगा था। लेकिन उसके अंदर ना 2-3 कमी आई। कि पहली कमी जो थी, एक तो उसका फ्यूल टैंक जो है वो अंदर है, और अगर मैं उसके ऊपर लगेज लोड कर दूंगा और मुझे जब फिलअप करना पड़ेगा, तो मुझे वो लगेज खोलना पड़ेगा, फिर फिलअप करना पड़ेगा, देन फिर आगे कंटिन्यू होगी। सेकंड, उसकी जो कमी दिखी मुझे, सबसे बड़ी कमी जो है, उसका जो व्हील बेस है वो 12 इंची का है। मुझे चाहिए था कम से कम 14 इंची का, जो आता है SR के अंदर। 12 इंची के टायर के अंदर अगर मैं स्पीड में हूँ और कोई बड़ा गड्ढा आ गया, तो मैं सीधा गिर जाऊंगा, और ऑफ रोड करने में बहुत दिक्कत आएगी उसके अंदर। तो उसके अंदर ये 3 कमी लगी, बाकी वो स्कूटी एकदम परफेक्ट है। उसके अंदर टॉप बॉक्स लग जाएगा, आगे का जो स्पेस है जहाँ पे हम लोग पैर रखते हैं, वहाँ पे भी एक बैग रख के मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। इवन उसके अंदर मेरे को सैडल बैग लगाने का भी, जो कंपनी के आते हैं अप्रीला के, वो भी मुझे ऑप्शन मिल जाएगा। और जो आगे का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब एज पर अगर मैं व्यू के हिसाब से देखूँ तो वो भी बहुत अच्छा जच रहा है। तीसरी और जो सबसे खास बात है, ड्रोन फ्लाई की। जैसे कि सभी जानते हैं, जब मैं बाइक से ट्रैवल करता हूँ तो मैं बाइक राइड करते हुए अपना ड्रोन फ्लाई करता हूँ, खुद ही ऑपरेट करता हूँ। और जो मैं ड्रोन यूज़ कर रहा हूँ DJI का स्पार्क, वो टोटल मैनुअल है, उसके अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं है फॉलो का, वो सिर्फ मैं मैनुअल कंट्रोल करता हूँ। तो उसके लिए मेरे को हैंडल के बीच में एक अच्छा स्पेस मिल रहा है, जहाँ पे मेरा जो जॉयस्टिक है, जो उसका रिमोट है, कंट्रोल है, वो अच्छे से सेट हो सकता है। तो वहाँ से बहुत अच्छे मैं शॉट कैप्चर कर सकता हूँ बहुत आसान तरीके से। तो ये थी अप्रीला की कुछ अच्छी बात, और कुछ जो उसकी कमियाँ हैं। अब आते हैं जो मेरे को अभी थोड़ा सा अट्रैक्टिव स्कूटर लग रहा है, यामा का जो एरोक्स स्कूटर आया है।
वो एकदम परफेक्ट है। मतलब उसका जो पावरफुल जो है वो एकदम बढ़िया। अभी तक मैंने टेस्ट राइड नहीं लिया, सिर्फ रिव्यू देखे हैं, लेकिन मैं भी शोरूम गया था, मैंने उसे देखा, बैठ के देखा और बाकी चीज़ें भी देखी। स्टडी है और थोड़ा सा वो एग्रेसिव लगा स्कूटर मेरे को। तो उसका व्हील का जो साइज़ है वो 14 इंची का साइज़ है। उसका जो हेलमेट का जो बूट स्पेस होता है उसमें भी बहुत स्पेस है। अगर मैं सिर्फ गर्मी के कपड़े कैरी करूं तो लगभग 12 दिन के कपड़े मैं उसके अंदर रख के ट्रैवल कर सकता हूँ, इतने स्पेस अवेलेबल है। और बाकी आगे का जो उसका फ्यूल का जो टैंक है वो आगे है, बिल्कुल बाइक की तरह, तो मुझे बार बार उसे खोलना नहीं पड़ेगा। और तो बस बटन दबाना है, आगे फिल करना है। जो सीट पे मेरा लगेज लगा हुआ है वो लगा रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन इसमें जो कमी आई है, सबसे पहले इसके अंदर टॉप बॉक्स नहीं लगेगा। टॉप बॉक्स सबसे इम्पॉर्टेंट है और मैं टॉप बॉक्स के बिना बाइक हो स्कूटर हो मैं राइड करने में मुझे मज़ा नहीं आता। टॉप बॉक्स मुझे ज़रूरी चाहिए। उसके बाद उसका जो फ्यूल टैंक है वो है 5.5 लीटर का। जो अपना अप्रीलिया है वो है 7.5 लीटर के आसपास। तो लगभग 2 या 2.5 लीटर का दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। तो 2.5 लीटर में एक स्कूटर चलता है 100 किलोमीटर, तो ये एक डिफरेंसेस आया। और फिर उसके बाद उसके अंदर जो मेन कमी थी, जो उसका हैंडल है वो ऐसा है कि जब मैं उसे टर्न करूंगा तो वो मेरे घुटने पे टच हो रहा है। जो नीचे का पैर रखने का स्पेस है वहाँ सिर्फ पैर रखा जा सकता है, उसे मैं हिला नहीं सकता, सिर्फ इतनी स्पेस अवेलेबल है। और जब मैं टर्न करूंगा तो उसका हैंडल मेरे घुटने में लग रहा है। तो ये उसके अंदर कमी लगी सबसे बड़ी। बाकी बिल्कुल परफेक्ट है, 14 इंची के टायर है, बाकी चीज़ें भी अच्छे, पीछे डबल सस्पेंशन दिए हुए हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और दोनों ही स्कूटर का प्राइस रेंज सेम है। 1.5 लाख रुपए का स्कूटर है, 3-4 हज़ार रुपये का फ़र्क होगा बस, ज़्यादा से ज़्यादा। 1.5 लाख रुपए का स्कूटर, लेकिन कोई सेटिस्फिकेशन मुझे नहीं मिल रहा है। अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं ये बाय करूँ या नहीं करूँ, लेकिन अपने को ट्रैवल करना है। कार अपने को नहीं जचती, अपने को टू व्हीलर ही जचता है, फिर चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, टू व्हीलर है। तो भी देखता हूँ, आप सजेस्ट कीजिए कि कौन सा बेस्ट रहेगा। बस फ़र्क इतना है कि अप्रीलिया की हर जगह सर्विस नहीं है, यामा का मेरे को पार्ट्स और सर्विस हर जगह मिल जाएगी। लेकिन अभी यामा का स्कूटर अवेलेबल नहीं है दिल्ली के अंदर, बुकिंग कराना पड़ेगा। पता नहीं 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना लगेगा उसे आने में, देन कंटिन्यू कर पाएंगे। बाकी अप्रीलिया का स्कूटर रेडी है, जाके पैसे देने और उठा के लेके आना है। तो कमेंट करके मुझे बताना कि मुझे कौन सा स्कूटर बाय करना चाहिए लॉन्ग राइड के लिए, जिसमें हम अच्छे से अपना वो एडवेंचर कर पाए। और इसमें बाकी ड्रोन का, हाँ जैसे उसमें सेट हो रहा है ना अपना एरोक्स के अंदर, यामा का जो एरोक्स है उसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे हाथ से पकड़कर ही फ्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी एक कमी आ रही है इस यामा एरोक्स के अंदर। बाकी यामा का स्कूटर उससे बेटर है स्टडी में, बाकी चीज़ों में, लेकिन दोनों के अंदर ही कमियां भी है और फ़ायदे भी हैं। तो कमेंट करके आप मेरे को बताना कि मुझे कौन सा स्कूटर बाय करना चाहिए, क्योंकि स्कूटर अपन राइड कर लेंगे, क्योंकि उसमें क्लच भी नहीं दबाना पड़ेगा, हल्का भी रहेगा और लगेज भी कम रहेगा। बाकी एक चीज़ और शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, जिस लोकेशन पे हम लोग गए थे वो था अलवर से लगभग 20 किलोमीटर राइट साइड में, और जगह का नाम था BIKAMP बाई कैंप करके एक लोकेशन थी, वहाँ पे गए थे। वहाँ पे नेटवर्क अवेलेबल नहीं थे, इसलिए व्लॉग भी मैं वहाँ से शेयर नहीं कर पाया, और फिर मैंने सोचा कि वापस आके ही कर लेते हैं। बाकी हमारा जो चार्जेस लगा वो काफ़ी कम था, सिर्फ हमारा पार्किंग का चार्जेस था। हमने वहाँ पर एक वॉशरूम ले लिया था तो उसका हमें पे करना पड़ा। बाकी हमने जो बॉनफायर किया था, बॉनफायर का हमने पे किया, और तो जो हमने चिकन वगैरह वहाँ से लिए उसका भी हमने पे किया। तो ये हमें बाकी चीज़ों की हमें चीज़ें पे करनी पड़गी। बाकी जो हमें एक व्हीकल का पे करना पड़ा वो 500 रुपीज़ हमें एक व्हीकल का पे करना पड़ा। तो ये था हमारा वहाँ का एक्सपेंसेस, और जो हमें ज़रूरत की चीज़ें थी वो भी मिल गई, हमारा ओवरलैंडिंग वाला ग्रुप का ट्रिप भी हो गया। तो ये थी छोटी मोटी चीज़ें जो सिर्फ मैंने आपके साथ व्लॉग में शेयर करी, ओनली बातें कुछ, बाकी और कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। और ऐसे व्लॉग बनते भी रहने चाहिए ताकि सीधे फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता रहे। तो आज अब आप देख रहे हो कि आज भी संडे है, लॉकडाउन लगा हुआ है, बाहर जा नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्लान करेंगे, कुछ ना कुछ देखते हैं क्या करते हैं, ताकि रेगुलर हम लोग व्लॉग बनाते रहें। तो चाहे 10 मिनट का बने, चाहे 5 मिनट का बने, चाहे 4 मिनट का बने, रेगुलर आपके साथ मैं टच में रहूँगा। तो बाकी मेरे को सजेस्ट कीजिएगा कि कौन सा स्कूटर बेटर है, और मुझे अगर अदर सिटी से मिल सकता है तो मैं अभी प्रेजेंटली कहाँ अवेलेबल है कि मैं वहाँ जाऊँ और पैसे दूँ और स्कूटर ले लूँ यामा का एरोक्स, अगर आप लोग सजेस्ट करते हैं। बाकी अप्रीला तो अपनी बातचीत हो चुकी है, बस जाना है और उठा के लेके
आना है। और एक चीज़ और भी बताना मुझे कि क्या अप्रीला के अंदर बड़ा वाला 14 इंच का टायर लग सकता है। अभी उसके अंदर लग रहा है 120, 70 और 12। उसके अंदर 120, 70, 14 वाला, मतलब ये वाला टायर उसके अंदर फिक्स हो सकता है। अगर ये उसके अंदर फिक्स हो जाएगा तो अपन वो बाई करके रिम और टायर चेंज करा देंगे, उसको पूरा ऑफ रोड वाला स्कूटर रेडी कर देंगे। तो चलो इस वीडियो को फिर यहीं तक रखते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट आजकल आप नहीं कर रहे हो, सिर्फ वीडियो देखते हो और चले जाते हो। कमेंट किया करो ताकि आप लोगों से मेरी बातचीत होती रहे। और बाकी इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो क्योंकि आप कंटिन्यू रहने वाले हैं। चलो मिलते हैं अगली व्लॉग में, और आप लोगों के सवालों के साथ जिसको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर सकता है, मैं अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।